मुआवनी खुसूसी शहबाज के लिए इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं, आज जो रिज़ल्ट आया कराची में, सबसे पहले तो मैं इसे जमहूरियत के लिए अफसोसनाक कहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का वो शहर जहाँ पे जमहूरियत, जमहूरी मूवमेंट्स सबसे पहले अंगड़ाई लेती है और फिर पूरे मुल्क में फैलती है, हमारे कायद का शहर, उसमें एक इलेक्शन हुआ। तकरीबन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट की कि उसको डिले कर दिया जाए। कोरोना की इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में हमारे हमसाया क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है, और आप सब सहाफ़ी दोस्तों की बहुत गहरी नज़र है। जो NCOC की कार्रवाई चल रही है, कोरोना के रोज़ नंबर चल रहे हैं, क्योंकि मैं आप सब की रिपोर्ट्स देखता रहता हूँ टेलीविज़न पे, अखबारात पे, कि एक एक डिजिट को रिपोर्ट किया जा रहा है। तो आपके सामने है मुल्क की सिचुएशन, ऑक्सीजन की कंजम्पशन, हमारे बेड्स की कंजम्पशन, जो आज तो हमें उस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जो पिछले एक साल में इस कौम ने इकट्ठे लड़ा है, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, हमारी अफवाज, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया के कितने खूबसूरत लोग चले गए इसमें। तारिक भाई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़ा शॉर्ट उनके साथ रिश्ता रहा, अरशद वहीद, कितने दोस्त जो जिनकी उम्र नहीं थी जाने की लेकिन वो चले गए, और फिर कितने बुजुर्ग हम खो दिए हम सब ने, जिन्होंने अभी बहुत देर हमारी रहनुमाई करनी थी इस कोरोना की वजह से। इस सारे तनाज़ुर में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये ख्याल था, ये इन दिनों में इलेक्शन अगर डिले हो जाए और फिर रमज़ान है और फिर वर्किंग डे है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के, क्योंकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल है, एक इलेक्शन करवाया गया। लॉ की भी ना मंतक होती है। किसी ज़माने में वेस्ट में एक लॉ था कि अगर आप खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजाए मौत है। अब ज़रा गौर से सोचिए इस लॉ को, कि अगर कोई अपनी जान लेने की कोशिश करेगा और नाकाम हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो आप उसको मार देंगे। अब ये लॉ तो था, उस टाइम इस लॉ की रिस्पेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन भी होती होगी, लेकिन इसकी कोई मंतक नहीं है। तो लॉ हमेशा मंतक के साथ होता है। तो अब इसमें भी पावर्स आपके पास हैं, एहतराम है, लेकिन मंतक जायज़ नहीं थी लोगों की जानें खतरे में डालने की। एक तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों बच्चों के एग्जाम्स के ऊपर कितना वावेला रहा, और किसी हद तक दुरुस्त वो कि बच्चों की जिंदगियां खतरे में हम ना डालें, लेकिन इलेक्शन में वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से, और उसका जो रिजल्ट आया वो इससे भी दर्दनाक, 10% सिर्फ वोटिंग। तो एक तो 10% से भी कम जो मैंने टेलीविजन पे देखा, 9.6। अब मुझे नहीं पता ये इलेक्शन रहेगा, दोबारा होगा, वो इलेक्शन कमीशन को पता है, लेकिन मैंने रूल देखा, पढ़ा, जो लोगों से सुना कि 10% से कम वोटिंग हो, 5% वुमेन वोटिंग से कम हो तो शायद इलेक्शन कलअदम हो जाता है। तो ये तो अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन ये समझ से बाहर है कि इन हालात में इतनी जल्दी में इलेक्शन करवाना, चंद दिन वेट ना करना, इसकी क्या ज़रूरत थी। और फिर एक ऐसा इलेक्शन जिसपे सभी को एतराज़ है। आप रात तक देख रहे थे, पीपल्स पार्टी भी धांधली कह रही थी, नून भी धांधली कह रही थी, PTI भी कह रही, सभी जमातें धांधली कह रहे हैं। ये आप सब ने अपनी रात 12 बजे तक स्क्रीनों पे देखा, यही देखते हुए हम सोए। तो इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो जो दरीना मुतालबा है, 2 दहाइयों का मुतालबा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, कि आए इलेक्शन रिफॉर्म करें। जब इलेक्शन होता है सब एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाते हैं, जूतों में दाल बटती है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, जैसे अभी पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि इन तमाम चोरों का इंटरेस्ट इसी तरह के इलेक्शन में है असल में। वरना जितना ये इलेक्शन के दिन पे चीखते हैं, अब आप मरियम बीबी को देखें, जैसे वो चीख रही हैं, जुबैर साहब चीख रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई, शहबाज शरीफ साहब, आपको याद है ना जब हम सेनेट का आइडेंटिफाइबल वोट कह रहे थे, तो इन चोरों की आपने उसमें जो जस्टिफिकेशन थी वो सुनी थी आपने, वजह तौजीह जो थी इनकी वो सुनी थी आपने।
आज ये रो रहे हैं, कल ये इलेक्शन जीत जाएंगे कोई धांधली करके तो ये बड़े खुश होंगे, हार जाएंगे ये रोएंगे। तो एक लीडर है पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान है, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, हम हारें या जीते, आए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, जैसे अमेरिका में दूसरे मुल्कों में होता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जब ये बात होती है तो एहसन इकबाल जैसे शख्स जो पढ़े लिखे नॉर्मली मालूम होते हैं, जो अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मालूम तो यही होता है, लेकिन वो बात इतनी जाहिल करते हैं कि समझ नहीं आती। मसलन उन्होंने कहा कि पेपर ट्रेल, अमेरिका की तर्ज की वोटिंग करेंगे तो पेपर ट्रेल नहीं होगा। ये पता नहीं किस अमेरिका में रहे, किसमें, इसमें भी तो 2 नंबरी नहीं की कहीं, क्योंकि अमेरिका में पेपर ट्रेल भी होता है इलेक्ट्रॉनिक वोट का। ये ऐसे ही है जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पर्ची भी मिलती है, साथ पेपर ट्रेल भी है आपके पास। तो ये इस तरह की तोजी देना, तो हम एक दफा दोबारा दावत देते हैं इन्हें। मैं बशीर मेमन साहब से अब बात करूंगा उनके इशू के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं ये आखिरी बात कह दूं कि हम दोबारा इनको दावत देते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मॉर्निंग में जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उसमें भी ये कहा कि आए, अब एक दूसरे को आप लोग जूते मार रहे हैं वहां पे, ना मारें, आए बैठे टेबल पे, ये इलेक्शन हो गया जैसे पहले बहुत सारे इलेक्शन हो गए, आए बैठ के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कोई इंतजाम कर लें। आए जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं, अभी चंद दिन पहले इनकी स्टेटमेंट थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पीटीआई की हुकूमत क्यों इस पे बात कर रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट के वाजे डायरेक्शन पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे कि हम हर तरह की टेक्नोलॉजी देने को, हर तरह की मदद देने को तैयार हूं। उस वक्त में मैं भी था कि आप बराए मेहरबानी ये जो सेनेट के चंद 100 बैलेट पेपर हैं इनको आइडेंटिफाइबल बना लें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। हम आज दोबारा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज दोबारा रिकॉर्ड पे है। सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, अभी मैं दोबारा दस्त बदस्त आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आए तमाम डिफरेंसेस एक साइड पे रखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जमहूरियत की बका के लिए, इस कौम की बका के लिए आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन उन रिफॉर्म्स को करने की कीमत एनआरओ मत रखें। जब हम आपको उन रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं, आप पहले कहते हैं एनआरओ दे दो, एनआरओ ना दें तो आपको कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। तो सिद्ध के दिल से आए, इलेक्शन पे एक रिफॉर्म करें। ये लगता है कि इन लोगों को ऐसे ही चोरी चकारी के इलेक्शन जो हैं वो सूट करते हैं। तो ये मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आए हमारे साथ मिलें। आप नहीं भी आएंगे तो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। ये मुल्क और इस तरह से आगे नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक असूली फैसला उन्होंने कर लिया और डायरेक्शन दे दी है, अगला इलेक्शन इंशाल्लाह हमने रिफॉर्म्स के साथ करवाना है। इस तरह से इस चोर बाजारी, मंडी, खरीदो फरोख्त, धांधली, एक दूसरे पे इल्जामात, हुकूमती अदारों पे इल्जामात, रात के टाइम टेलीविजन के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स, ये नहीं चाहिए और कौम इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं बशीर मेमन साहब के इशू के ऊपर। बशीर मेमन साहब के ऊपर बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। वैसे तो हम इम्यून हो गए, हमें इतना पता नहीं चलता। मैंने जो मीडिया देखा है और मैंने जो सुना है, जब आप किसी को स्लैंडर करते हैं और स्पेशली मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को स्लैंडर करते हैं, तो लीगल टीम बैठती है वकला की, चैनल की, वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखती है। मसला अगर मैं कहता हूं कि इन साहब ने या शहबाज साहब यहां बैठे हैं, रिजवान बैठे हैं, इन्होंने फलां करप्शन की है और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो चैनल पूछेगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? हम बिल्कुल आपको एयर करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, आप जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिनकी बेस के ऊपर आपने हमारे चैनल, जैसे शाहजेब खानजादा साहब के चैनल के ऊपर ये हुआ, तो आप आइए हमें दिखाइए कि आपके पास कोई सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। अब अगर मैं यहां से कह दूं कि ये शाहजेब खानजादा साहब ने नवाज शरीफ साहब से पैसे लिए हैं और उसके एवज ये प्रोग्राम रन किया है, तो इसकी क्या अथेंटिसिटी है? मेरी इस बात की कोई अथेंटिसिटी नहीं है। इससे शाहजेब खानजादा साहब जो हैं वो बिल्कुल भी मुजरिम डिक्लेयर नहीं हो जाते। इसी तरह से ये उस टीवी चैनल के एडिटोरियल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पहले तसल्ली कर लेते, बेशक वो डॉक्यूमेंट ना दिखाते, वो पहले तसल्ली कर लेते कि जो बातें मेमन साहब कह रहे हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल उसके अंदर रेफरेंस मौजूद हैं, और अगर कल को कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ा तो हम डिफेंड कर सकते हैं। हमारे यहां नया रवाज है
आप किसी को भी स्पीकर पकड़ा दें, वो किसी को गंदी गालियां दे और बाद में कहे हमने तो कुछ नहीं कहा, वो गंदी गालियां दे रहा, उसको माने। आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहां बैठ के मैं बात कर रहा हूं, ये फोरम यूज कर रहा हूं पीआईडी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की गवर्नमेंट की है, मैं यहां से जो कहता हूं। इसी तरह जब एक टीवी चैनल अपना फोरम देता है, तो क्या वो किसी को कुछ भी कहने देगा उस टीवी चैनल पे? कल को फिर इजाजत दीजिए कोई आके मजहब के ऊपर जो मर्जी बात करे, तोबा नाउज़बिल्लाह, कल को आके कोई पाकिस्तान को गालियां दे वहां पे, आप कहें हमारा तो फोरम है, क्या हो रहा है? ऐसे जंगल का निजाम तो नहीं चल सकता। ये तो एजेंडा ड्रिवन लगता है कि आप एक शख्स को उसकी विशेष के मुताबिक अपना प्लेटफॉर्म दें, एक बिल्ड करें। बच्चा कोई नहीं होता, कान में रोटी कोई नहीं डालता। रात के 10 बजे आप एक एजेंडा शुरू करें, सुबह आपके अपोजिशन के लीडरों की स्टेटमेंट्स पहले से घड़ी हुई हों। वो लोग जो आपको याद है, वही मरियम औरंगजेब साहबा जो 11 बजे से पहले जिनकी स्टेटमेंट कोई नहीं आती, और आपको याद है जब बिजली बंद हुई थी तो बिजली आ भी गई थी, सब कुछ हो गया था, तो उनकी स्टेटमेंट आई थी। जब उन्हें मैंने याद करवाया था कि मोहतरमा आप लेट हो गई हैं, मेहनत किया करें अपने काम पे, इतनी लेट स्टेटमेंट नहीं देते। इन सब की 10 बजे स्टेटमेंट्स लिखी हुई बशीर मेमन पे शुरू हो जाती हैं। दैट मीन ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, संगत थी, तबले पे कोई था, हारमोनियम पे कोई था, माइक पे कोई था, ये संगत के साथ काम चल रहा था। क्यों चल रहा था वो आपके सामने रखता हूं। कोई और अखबार नहीं रखूंगा। सबसे पहले दी न्यूज, ये दी न्यूज में एक इश्तिहार दिया हुआ है। ये कंपनी है, ये 21 फरवरी, ये आज का इश्तिहार नहीं है, ये कंपनी है जिसने इश्तिहार दिया कि एक कंपनी हमारा ट्रेडमार्क जाली तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये कंपनी कह रही है जंग के मुताबिक, न्यूज के मुताबिक और जंग के मुताबिक, दोनों के ऊपर इश्तिहार है, एक जंग का है और एक द न्यूज का है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिखा रहा हूं कि एक कंपनी कह रही है कि हमारा नाम फोर्जरी के साथ जाली तरीके से इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस पे बिजनेस किया जा रहा है। ये कौन सी कंपनी है? मैं नाम नहीं लेता, बिजनेस कंपनी है, आपने उनसे ऐड लेने होते हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, वरना आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, इनकी कॉपीज आपको इन पे नाम नजर आएंगे, ये अखबार के ऐड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। इस कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है 1997 का। कब का? 1997 से। ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है पाकिस्तान की। 1997 से ये कारोबार कर रही है, इनका लाइसेंस है जो इन्होंने उस टाइम 97 में। गवर्नमेंट वैसे किसकी थी? नवाज शरीफ साहब की, तो अच्छी गवर्नमेंट थी, अच्छा ही लाइसेंस इशू हुआ होगा। ये 97 में लाइसेंस इशू हुआ इनको कि ये इस नाम के ऊपर घी, ऑयल, कुकिंग ऑयल, वनस्पति घी, उसकी ये कंपनी है और ये बिजनेस कर सकते हैं। ये इनका डिटेल्ड लाइसेंस है। उसके बाद ये भी इनके पुराने, सालों पुराने लाइसेंस है इसी कंपनी के, जो पाकिस्तान के डिफरेंट वफाकी इदारे जो लाइसेंस कॉपीराइट्स को मैनेज करते हैं, उन्होंने इनको लाइसेंस दिए हुए हैं और ये एक बड़ी कंपनी है। अब यही कंपनी, एक मैंने पहले आपको 21 तारीख का ऐड दिखाया, 21 फरवरी का ऐड दिखाया, ये एक और ऐड है, ये आप देख लीजिए, ये एक और ऐड है। ये कंपनी चीख रही है, जंग और न्यूज में एड्स हैं कि जी हमारे बिजनेस के साथ 2 नंबरी हो रही है, हमारा जो ट्रेडमार्क है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मार्का है, ब्रांड नेम है, उस पर जाली तरीके से बिजनेस करके बेचा जा रहा है। बेशबहा और भी इश्तिहार हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये 3-4 रखे हैं। ये 4 डिफरेंट डेट्स के, जनवरी फरवरी के अंदर ये 4 डिफरेंट डेट्स के जो इश्तिहारात हैं, ये आपके सामने जंग दी न्यूज के मौजूद हैं। ये एक और सर्टिफिकेट है जो सालों पुराना है, जो इसी कंपनी को एक और इदारा इशू करता है, ताकि पता चलता है कि ये एक सिक्काबंद कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है। ये ISO सर्टिफिकेशन है, ये 2005 में इसी कंपनी को जारी होती है, इसी ब्रांड नेम के साथ, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो बशीर मेमन साहब ने बात की तो आप बाहर ले आए चीजें। ये 2005 का सर्टिफिकेट इसी कंपनी को, 1997 1997 का मैं आपको दिखा चुका हूं। अब हुआ क्या, इस कंपनी के साथ हुआ ये कि एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है बशीर मेमन साहब के बेटे की तरफ से, 2019 में की जाती है।
अगर मैं गलत नहीं तो कोई डेट्स चेक कर ले कि क्या उस टाइम बशीर मेमन साहब नौकरी में थे कि नहीं थे। घी की मिल लगाने में मैंने बहुत एक्सपर्ट्स के साथ बात की तो पता चला कि 1.5 साल कम से कम लगता है, क्योंकि आप बशीर मेमन साहब के इंटरव्यूज देख के लगता है कि उनकी स्पीड बहुत तेज है, तो उन्हें 1 साल लग गया होगा। और जब उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, जो डेट हमारे सामने है, तो उससे ये नजर आता है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर मिल लगी थी जो उनके बेटे ने लगाई थी, और ये इस कंपनी के नाम पे जालसाजी के साथ लगाई गई। अब इस कंपनी ने, आपने कहा कि ये सारी चीजें दे दी, तो क्या ये कंपनी अदालत गई? जी बिल्कुल गई। ये अदालत में इनको स्टे ऑर्डर मिला आईपीओ का। इस साल के शुरू में ये अदालत गई कंपनी, अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया। क्या स्टे ऑर्डर दिया? कि जो बशीर मेमन साहब के बेटे ने कंपनी बनाई, जो जाली तरीके से इस कंपनी का बिजनेस इस्तेमाल, मैं नहीं कह रहा, ये वो कंपनी कह रही है, उनके अखबारात में इश्तहार कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अखबारात में, मैं उन्हें अलर्ज नहीं कर रहा, ये वो कंपनी कह रही है। अखबारात के इश्तहार आपके सामने रखें, अदालत का ये फैसला आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो अल मुश्तबा ऑयल घी कंपनी है, जो बशीर मेमन साहब के बेटे की है, और उन्होंने कल कंफर्म भी किया मीडिया पे, और ये मैं सब कुछ इसलिए लाया हूं कि हमारे एक बहुत ही उम्दा रिपोर्टर हैं, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं जियो ग्रुप से, जाहिद गशकोरी, मेरे दोस्त भी हैं और बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही उम्दा रिपोर्टर हैं। उन्होंने भी कल रिपोर्ट किया कि उनकी घी की मिल के ऊपर छापा पड़ गया, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई कर रही है बदला लेने के लिए। तो ये अगर किसी की रोजे से आंखें बंद ना हो रही हो तो खोल के देखिए कि अदालत का फैसला है जिसने स्टे ऑर्डर दिया, लाहौर की अदालत, कॉपीराइट्स के ऊपर उन्होंने इन्हें स्टे ऑर्डर दिया। ये बड़ा क्लियर अल मुश्तबा कंपनी के खिलाफ ये स्टे ऑर्डर इशू हुआ, जिसमें उन्हें मना किया गया कि आप इन चीजों से मत बेचें, आप इनके नाम से चीजें मत बेचें। ये एक और अदालत में वो गए। ये मैं माजरत चाहता हूं, ये इस्लामाबाद की ट्राइब्यूनल थी जो पहले दिखाई आपको, जो पहले मैंने आपको फैसला दिखाया। ये अब लाहौर की ट्रिब्यूनल है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे घी बिक रहा है। तो यहां पर भी इन्होंने कहा कि जी हमें स्टे ऑर्डर दिया जाए। तो ये ऑनरेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने ये स्टे ऑर्डर दिया, और ये बड़ा वाजे लिखा हुआ है फैसले के 3रे पेज पे कि ये जो इनकी कंपनी है, इनको मना कर दिया है कि ये इस ब्रांड नेम के साथ जो किसी और का है, किसी और की मलकियत है, ये जालसाजी ना करें, ये चीजें मत बेचें आप। तो ये 2 स्टे ऑर्डर्स हो गए। उसके बाद इसी कंपनी की जो वकला की टीम है, उन्होंने एक लेटर लिखा, इन्फॉर्म किया, इनकी वही कंपनी जिस पे ये कह रहे हैं कल छापा पड़ा, उनको इन्फॉर्म किया कि आप ये जालसाजी ना करें, अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब आप कहते होंगे इन्होंने अब क्या कहा कल कि जी वहां कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। ये आसान तरीका होता है, जब आप किसी के ब्रांड नेम बनाने का आप पे इल्जाम होता है तो आप अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं कि जी ये झूठा इल्जाम है, हमारे यहां तो कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो आप प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं, वो आपके सामने रखता हूं। ये रसीदें हैं इनके घी की जो दुकान वाले बेच रहे हैं, ये तमाम दुकानों के फोन नंबर सब कुछ मैं देता हूं, जिन दुकानों के ऊपर इनका वो जाली नाम से घी बिक रहा है। वैसे तो बशीर मेमन साहब स्लिपरी साबित हुए हैं, लेकिन इनका ये जो स्लिपरी बिजनेस है घी का, ये तमाम इन स्टोरों के ऊपर इनकी रसीदें देख लीजिए कि बिक रहा है। फिर ये कहां प्रोड्यूस हो रहा है अगर बिक नहीं रहा तो? इसी कंपनी की तरफ से, जिसपे अदालत ने स्टे भी दिया हुआ है। अब इसके अलावा अगली बात मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूं क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, उसका मैं इन पे हतमी इल्जाम नहीं लगा रहा। अगली बात का वादे रहिए, ये मेरी अभी भी एक बड़े मायानाज जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, तो ये मुबैना तौर पर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। है मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं बशीर मेमन साहब के साथ, क्या आपकी 3 मिलें हैं साउथ वजीरिस्तान में? क्या आप वहां पर, आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर एक लाहौर में, फैसलाबाद में, सिंध में मिल पाम ऑयल इंपोर्ट करती है बाहर से, तो उसे टैक्स देना पड़ता है। 12 करोड़ का तकरीबन एक कंटेनर आता है, एक यूनिट आता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है इंपोर्ट का। साउथ वजीरिस्तान टैक्स फ्री जोन है। क्या आपने, मेरा सवाल है कि वहां 3 मिलें सिर्फ इसलिए लगाई हुई हैं, ये मेरा सवाल है आपसे
कि आप वहां पर इंपोर्ट करें, टैक्स चोरी करें और बाद में वही खाम तेल जो है वो मुल्क की दूसरी मिलों में इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों को बेचने या अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया, वो टैक्स फ्री जोन है, आपको करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता है सिर्फ इसी में। क्या दूसरा सवाल है कि उन मिलों में 5-5 लोग नहीं बैठे, 6-6 लोग, और बाकी कागजों में लोग हैं। मैंने दोबारा कहा कि ये मैं उन पे कोई हतमी बात नहीं कर रहा, ये मैं सवाल उठा रहा हूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी FIA को भी। और ऑफ कोर्स FIA में कुछ उनके चाहने वाले भी बैठे होंगे, उनको भी ये सोचना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने रैंक एंड फाइल के अंदर इंसाफ करवाना जानती है तो आपसे आपके रैंक एंड फाइल के अंदर भी इंसाफ करवाना जानती है और करवाएगी। ये काम और नहीं चलेगा। आपके एम्प्लॉइज, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, ये माजी में बात कर रहा हूं, जब ये सीट पे बैठे हुए थे, क्या मेरा सवाल है कि FIA के एम्प्लॉइज ने लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को धौंस नहीं दी कि वो इनका माल जरूर बेचें? क्या आपने अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाया? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या आप मनी ट्रेल देंगे आपके बेटे की फ्लोर मिल्स, या अगर घी मिल्स हैं और कितनी हैं, वो कहां से लगी, वो पैसा कहां से आया आपके पास? तो असल में आपके सामने बात ये रखनी थी कि ये तमाम चीजें बहुत महीनों से इन पे हो रही थी, इनकी गवर्नमेंट में भी हो रही थी, और इन्हें पता था कि इमरान खान ने एक ना एक दिन इन्हें भी हाथ डालना है जालसाजी पे, टैक्स चोरी करने पे। इन्हें क्योंकि पता था कि अब ये सब कुछ हो रहा है, और मैंने आपको स्टे ऑर्डर्स दिखा दिए इस साल के शुरू के जो अदालतों से इनके खिलाफ मिले, और इन्हें पता था कि अब अनकरीब इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से अब हमारे ऊपर कदगन लगनी है, और इस सारे प्रोसेस में हम क्यों ना कंट्रोवर्शियल कर दें, ये भी वो सियासी इंतकाम की जद में चले जाएं। जैसे शरीफ जाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी जाती है, तो इन्होंने कहा हमारे साथ भी सियासी इंतकाम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा दुनिया न्यूज के ऊपर जुनैद सलीम साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की, जिसमें इन्होंने जुनैद सलीम साहब से रिक्वेस्ट की कि अभी जो IG इनाम गनी है, जो कि मेरे ख्याल में एक वंडरफुल ऑफिसर है, उनको DG FIA ना लगाया जाए, आप प्राइम मिनिस्टर को परसू करें। मेमन साहब, तुसी उत्थे अंब लैन गए सो जुनैद सलीम साहब दे कोल? आप तो इतने डिसेंट बनते हैं, आप जब कभी प्राइम मिनिस्टर को मिलते थे तो अच्छी तरह याद है पूरे प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि आपकी कमर में इतना झुकाव था कि खदशा होता था कहीं सामने लेट ना जाएं आप, क्योंकि आपको खुशामद करके पोस्टिंग चाहिए, काम तो आपने करना नहीं। तो मुझे ये जवाब दें कि जुनैद सलीम साहब ने उधर बाल्टी में अंब डाले हुए थे।